क्या होगा जब यूनिवर्स के स्पेस टाइम में एक ग्लिच होने से पिछली कई सदियों के मरे हुए लोग फिर से जिंदा होने लगेंगे। अब ये कैसे हुआ? ये अलग अलग समय काल के लोग फिर से कैसे जीवित हो गए? तो वहीं से पृथ्वी पर क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि अब तक तो दुनिया उन्हें भुलाकर आगे बढ़ चुकी थी। चलिए शुरू से जानते हैं आज की साईफाई मिस्ट्री सीरीज ग्लिच में। कहानी की शुरुआत एक छोटे से टाउन यूराना से होती है, जहाँ की एक टीनेजर बो जब साइकिल से अपने घर वापस जा ही रहा था कि उसे पास के कब्रिस्तान से किसी की रोने की आवाज आती है। वो देखता है कि वहाँ एक औरत बैठी हुई थी। उसने कोई कपड़े नहीं पहने, वो पूरी तरह से मिट्टी में सनी हुई रोए जा रही थी। अब वो डर के मारे एक पेड़ के पीछे छिपकर उसकी वीडियो बनाने लगता है, लेकिन अब उसे और भी कब्रों से लोग निकलते हुए नजर आते हैं। ऐसा लग रहा था मानो कब्रिस्तान के सारे ही मरे हुए लोग एक एक कर जिंदा हो रहे हों। वहीं अब तक पुलिस को भी आसपास के लोगों ने यही आवाजें सुनकर कंप्लेन कर दी। सो हेड ऑफिसर क्रिस अपने एक साथी जेम्स को कब्रिस्तान जाने को कहता है, क्योंकि वो इस वक्त उस लोकेशन के बहुत करीब था। अब ऑफिसर जेम्स जल्दी से जाकर देखता है कि यहाँ तो एक औरत बिना कपड़ों के बैठी हुई थी। वो सदमे के मारे कुछ भी नहीं बोल पा रही, ना ही उसे ये याद था कि वो है कौन और यहाँ कैसे आ गई। जेम्स जल्दी से पास के हॉस्पिटल में फोन कर मेडिकल हेल्प बुलाता है, क्योंकि उसे अब तक और भी ऐसे ही लोग दिख चुके थे जो कि सेम मिट्टी में सने हुए सदमे में घूम रहे थे। अब जल्द ही टाउन की इकलौती डॉक्टर एलिशिया आती है और जेम्स की मदद से वो एक एक कर सभी लोगों को कपड़ों में ढककर अपने हॉस्पिटल ले जाने लगती है। यहाँ कोई भी स्ट्रेंजर कुछ नहीं बोल रहा था, वे चुपचाप से गाड़ी में बैठने लगते हैं। अब इन सभी 5 लोगों को गाड़ी में डालकर एलिशिया अपने हेल्थ सेंटर ले जाती है, जो कि इस छोटे से टाउन का इकलौता हेल्थ सेंटर है। हालांकि वे इसी बीच एक और बूढ़े आदमी को पीछे ही छोड़ गए। तो वहीं अब तक टीनेजर बो, जो कि तब से यहीं छुपकर सब कुछ देख रहा था, वो उस बूढ़े आदमी को बाहर निकलते देख उसका पीछा करने लगता है। दूसरी ओर हेल्थ सेंटर में डॉक्टर एलिशिया ने अब तक सबको पानी से साफ कर कपड़े दे दिए थे। वो उनकी मेडिकल कंडीशन भी चेक करती है कि उन्हें हुआ क्या है। अब ऑफिसर जेम्स का मानना था कि ये लोग शायद से कब्रिस्तान में नशा कर रहे होंगे, सो डॉक्टर एलिशिया उन्हें बाहर न जाने दे। वे अपने बारे में कुछ बता भी नहीं रहे। इसी बीच नहाकर बाहर आई एक औरत अपनी अंगूठी से जान पाती है कि उसका नाम केट है, जबकि एक इटालियन आदमी कार्लो, जो कि इंग्लिश भाषा नहीं समझता, वो डर के मारे बाहर भागने लगता है। और जब ऑफिसर जेम्स उसे बाहर रोकने भी आया तो कार्लो को अपना कुछ पास्ट याद आने लगता है, जब वो पास्ट में किसी से जान बचाकर भागे जा रहा था। अब ऑफिसर जेम्स उसे समझा बुझाकर वापस अंदर लाता है, लेकिन यहाँ तो वो खुद ही हैरान रह गया। दरअसल नहाने के बाद बाहर आई औरत केट कोई और नहीं बल्कि उसी की पत्नी थी। जेम्स उसे देखकर स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसकी पत्नी केट तो 2 साल पहले मर चुकी थी, तो अब वो जिंदा कैसे हो गई? ये सुनते ही डॉक्टर भी कहती है कि जेम्स को मजाक नहीं करना चाहिए, कोई मरा हुआ इंसान जिंदा कैसे हो सकता है भला। लेकिन ऑफिसर जेम्स सीरियस था। वो डॉक्टर को उनकी फोटो भी दिखाता है, जो कि हमेशा उसके पर्स में रहा करती थी। इसके अलावा वो केट के हाथ वाले निशान के बारे में बता देता है। वहीं इस केट के हाथ पर भी वही निशान बना था, यानी कि वो सच कह रहा है। जेम्स को कुछ समझ नहीं आता कि ये कैसे हो गया, जबकि केट को तो कुछ याद ही नहीं था। दूसरी ओर वो बूढ़ा आदमी, जो कि कब्रिस्तान में पीछे छूट गया था, अब वो टाउन में घूमते हुए बो को अपना पीछा करते हुए नोटिस कर लेता है और गुस्से में पूछने लगता है कि वो है कौन और यहाँ पर टाउन में इतना कुछ कैसे बदल गया। अब वो उसे रिवील करता है कि उसने उसे कब्र से उठते देखा था। अब उस बूढ़े आदमी को अपना नाम पैट्रिक याद आता है और बो से कहता है कि वो उसे कुछ कपड़े दिलवा दे। हालांकि वो अब घर जाना चाहता था, मगर पैट्रिक उसे जाने नहीं देता। वही हेल्थ सेंटर में अब तक डॉक्टर एलिशिया ने मरे हुए लोगों का सारा डेटाबेस खोल लिया था और यहाँ पर उसे केट का डेथ सर्टिफिकेट भी मिल गया, यानी कि खुद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया था और उसे सबके सामने दफनाया गया था। अब केट इन सब पर भरोसा नहीं करती, सो जेम्स उसे लेकर फिर से कब्रिस्तान जाकर उसे उसकी कब्र दिखाता है। यहाँ केट का नाम तो था ही, साथ में ही कब्र पर एक छेद भी था, जहाँ से कि वो फिर से जिंदा होकर बाहर निकल आई। अब केट घबराकर कुछ देर अकेले बिताने को कहती है। वहीं जब जेम्स का दूसरा साथी ऑफिसर विक भी आता है तो जेम्स उसे सच्चाई नहीं बताता। अब चूंकि इन लोगों में जेम्स की वाइफ केट भी थी, तो अगर उसने सबको सच्चाई बता दी
तो कहीं गवर्नमेंट केट समेत बाकी सभी पर एक्सपेरिमेंट्स न करने लगे। वो डॉक्टर एलिशिया को भी फोन कर यही कहता है कि वो किसी को सच्चाई न बताए। वैसे भी उनका टाउन बहुत छोटा है, तो बाहर वाला कोई नहीं जान पाएगा कि यहाँ क्या हुआ है। ये सभी लोग मरकर जिंदा हुए और अपनी कब्रों से निकल आए। इसके अलावा डॉक्टर एलिशिया ये भी ध्यान रखे कि ये लोग बाहर सबके सामने न चले जाएं। वहीं अब तक इन स्ट्रेंजर्स को धीरे धीरे अपना नाम और कुछ कुछ अपना पास्ट याद आने लगा था। वहीं जेम्स केट से कहता है कि वो बहुत खुश है कि वो वापिस आ गई। जब 2 साल पहले उसकी कैंसर से मौत हो गई थी तो वो बहुत टूट गया था। दूसरी ओर बो ने अब तक पैट्रिक को कपड़े पहना दिए थे, लेकिन पैट्रिक को अभी अपना पास्ट याद नहीं आता। और तभी उन्हें मेन रोड पर उसका एक स्टैचू दिखाई देता है और वे ये देखकर हैरान रह गए कि पैट्रिक असल में 150 साल पहले इसी टाउन का पहला मेयर बना था, यानी कि वो 150 साल बाद मरकर वापस जिंदा हो गया। दूसरी ओर एलिशा के साथ मिलकर जेम्स और केट डिस्कस करने लगते हैं कैसे वे उन सभी के एग्जिस्टेंस को बाहर की दुनिया से छिपा कर रखें। तो यहाँ से फैसला किया जाता है कि ऑफिसर जेम्स और डॉक्टर एलिशा अब से सबको यहीं बंद रखेंगे। हालांकि वहीं इटालियन कार्लो फिर से हॉस्पिटल से भाग गया और उसे बाहर वहीं दूसरा ऑफिसर विक पकड़ लेता है, ये सोचकर कि वो कोई चोर होगा। हालांकि अभी उसे भी नहीं पता कि कार्लो मरकर जिंदा हुआ है। यहाँ कार्लो को अब जेल से अपना पास्ट याद आने लगता है, जब वो अपने भाई के साथ सिविल वॉर से बचते हुए यहाँ भाग आया था और पुलिस ने उन्हें जेल में ठूंस दिया। तब दोनों ही भाइयों की जेल में मौत हो गई थी। कार्लो को अब सब याद आ चुका था। जल्द ही जेम्स भी पुलिस स्टेशन आकर कार्लो को छुड़ा लेता है और वो उसे वापस से हॉस्पिटल लाकर एक औरत मारिया, जो कि थोड़ी बहुत इटालियन समझ सकती थी, वो कार्लो की बातों को सबको ट्रांसलेट करने लगती है। कैसे कार्लो अपने भाई के साथ सिविल वॉर से भागकर यहाँ पहुंचा था, मगर यहाँ भी उन पर बहुत अत्याचार हुए। यहाँ उनका घर टाउन के थोड़े ही बाहर था। तो अब इन सभी को वेरीफाई करने के लिए जेम्स कार्लो को लेकर टाउन के बाहर जाने लगता है, लेकिन जैसे ही उनकी गाड़ी टाउन के ब्रिज से बाहर जाने लगी कि अचानक कार्लो की आंखों से खून आने लगता है। जेम्स जल्दी से गाड़ी भी रोकता है, मगर कार्लो दर्द से चिल्लाए जा रहा था और वो ब्रिज के दूसरी ओर जाते ही फिर से मारा गया। उसकी पूरी बॉडी डिकम्पोज हो गई। जेम्स की आंखों के सामने ये सब हो गया और वो कुछ नहीं कर सकता था। वो हैरानी में पीछे बची मिट्टी को लेकर वापस एलिशा के पास आता है और उसे सब बताता है। यहाँ दोनों ही हैरान थे कि ये क्या हुआ। अब सुबह जब केट और जेम्स एक साथ बैठे थे तो केट कहती है कि उसे अपना पूरा पास्ट याद आ चुका है और क्यों न वो उसके साथ अपने पुराने घर चले। लेकिन जेम्स कहता है कि अभी केट को एलिशा के साथ बाकी लोगों के पास रहना चाहिए। दरअसल उसके केट को घर न ले जाने का कारण कुछ और ही था। जेम्स जब फ्रेश होने घर वापस आता है तो रिवील हुआ कि जेम्स ने तो दूसरी शादी कर ली थी और उसकी दूसरी पत्नी सहरा भी प्रेग्नेंट भी है। यहाँ जेम्स इसलिए भी परेशान था कि सहरा असल में केट की ही बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी और केट की मौत के बाद जेम्स ने सहरा से ही शादी कर ली, तो वो उसके बारे में केट को कैसे बताए। वहीं कब्रिस्तान से थोड़ी ही दूर एक और आदमी ऐसे ही जमीन से निकलता है। यहाँ उसकी ग्रेव पर कोई बोर्ड भी नहीं था, यानी कि उसे मारने के बाद किसी ने उसे ऐसे ही गाड़ दिया होगा। तो जल्द ही उसकी जानकारी जेम्स तक भी पहुँच गई कि एक मिट्टी में सना आदमी टाउन में घूम रहा है और जेम्स समझ गया कि ये भी कोई मरा हुआ आदमी ही होगा जो कि अपनी कब्र से निकल आया। यहाँ जेम्स जब उसे लेने भी जाता है तो बाकी लोगों के उलट यह आदमी कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव था, तो जेम्स को उसे हैंडकफ्स लगाकर बाहर निकलना पड़ता है। दूसरी ओर हॉस्पिटल में एक मेंबर क्रिस्टी के पैर में चोट आ गई। उसमें इन्फेक्शन भी काफी ज्यादा बढ़ चुका था, यानी कि उसे जल्द से जल्द मेन शहर के हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा। वहीं अब तक जेम्स उस नए आदमी के साथ आ चुका था। तो डॉक्टर एलिशिया अब जेम्स और कुछ और लोगों के साथ क्रिस्टी को शहर में ले जाने लगते हैं। लेकिन अब इस बार भी जब जेम्स की गाड़ी उस मेन ब्रिज के पास पहुंची तो जो भी लोग मरकर जिंदा हुए थे वे सभी फिर से बीमार पड़ने लगे। जेम्स ब्रिज के पास आते ही रियलाइज कर लेता है कि ये लोग इस टाउन की बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकते। इसी बाउंड्री के बाहर जाते ही कार्लो मारा गया था। सो जेम्स जल्दी से गाड़ी को वापस पीछे लाता है और उसकी थ्योरी बिल्कुल सही थी। वापस टाउन की बाउंड्री में आते ही बाकी सब लोग फिर से नॉर्मल होने लगे, यानी कि अब से ये लोग सिर्फ इस छोटे से टाउन में रह सकते हैं। अगर उन्होंने यहाँ की बाउंड्री से बाहर पैर भी रखा तो वे फिर से मारे जाएंगे, जैसा कि कार्लो के साथ हुआ था।
दूसरी ओर पैट्रिक और बो की अब तक दोस्ती हो चुकी थी। यहाँ पैट्रिक को भी अपना पास्ट याद आने लगा था और वो बो को कहता है कैसे वो इस टाउन का पहला मेयर था। उस वक्त वो गरीब लोगों को लूटता था और खुद ऐश करता था। अब वो आगे कहता है कि उसे अपने इस टाउन के पुराने घर में जाना होगा जहाँ की उसने मरने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट छिपाया था। दूसरी ओर ग्रुप की एक और औरत केट के साथ कब्रिस्तान जाती है और उसे भी याद आ गया कि उसका नाम मारिया है और वो अपनी बेटी एना के साथ मारी गई थी। वो इसलिए भी परेशान थी कि अगर वो फिर से जिंदा हो गई तो उसकी बेटी क्यों नहीं हुई। केट अब उसे लेकर अपने पुराने घर में जाती है जहाँ की वो पहले जेम्स के साथ रहा करती थी और घर में घुसते ही उसे जेम्स की सैरा के साथ फोटो देखकर पता चल ही गया कि उसके पति ने उसकी मौत के बाद उसी की बेस्ट फ्रेंड से शादी कर ली। केट इस झटके से उबर ही रही थी कि उसे बाहर से प्रेग्नेंट सैरा आते हुए दिखाई देती है। केट मारिया को लेकर जल्दी से बाहर निकलती है ताकि सैरा उन्हें देख न ले। केट का यहाँ पर दिल टूट चुका था। वो इसे लेकर जेम्स को कन्फ्रंट भी करती है और कहती है कि वो अपनी जान दे देगी। जहाँ पर वो ब्रिज को पार करने लगती है। हालांकि जेम्स उसे पकड़कर वापस ले आता है और डॉक्टर से कहता है कि उन्हें इन सबको कहीं और छिपा कर रखना होगा। सो डॉक्टर एलिशिया अपना एक पुराना बार्न साफ करती है जहाँ की वे पांचों लोग जो कि फिर से जिंदा हुए थे वे सभी अब यहाँ रहेंगे। वहीं दूसरी ओर वो दूसरा ऑफिसर विक जिसने जेम्स से सब कुछ छिपा रखा था, इस रात उसका घर जाते हुए एक्सीडेंट हो जाता है जहाँ की उसकी तभी मौत हो गई। लेकिन सरप्राइजिंगली अब वो भी मरते ही फिर से जिंदा हो जाता है। उसे ये भी महसूस होता है कि उसके साथ कुछ तो अलग हुआ है। विक को ऐसा लग रहा था मानो वो किसी और ही दुनिया में आ गया हो। यहाँ पर उसे अपने आप ये भी पता चल गया कि उसी की तरह और भी लोग ऐसे ही मरकर वापस जिंदा हुए हैं। तो अब वो उन्हें ढूंढने का फैसला करता है। दूसरी ओर पैट्रिक बो को लेकर अपने पुराने घर में घुसता है जहां अब प्रेजेंट में पैट्रिक की इस टाइम की फैमिली रहती थी। पैट्रिक जल्दी से बो के साथ छिपकर अंदर घुसता है क्योंकि उसे पता था कि उसकी अब की जनरेशन उसे पहचान नहीं पाएंगी। तो वो जल्दी से एक चिमनी से वो बॉक्स निकाल लेता है जो कि उसने मरने से पहले छिपाया हुआ था। दूसरी ओर बो भी नोटिस करता है कि पैट्रिक की अब की जनरेशन सिर्फ नशे में ही रहती है। वहीं अब तक मारिया को भी याद आ गया कि असल में उसके हस्बैंड का नाम लियोन है। सो ऑफिसर जेम्स उसे जल्दी से लेकर उसके पुराने घर जाता है जहाँ मारिया देखती है कि उसका पति लियोन अब काफी बूढ़ा हो चुका था। हालांकि लियोन उसे देखकर समझ नहीं पाता कि मारिया फिर से जिंदा कैसे हो गई और वो अभी तक जवान कैसे है। मारिया को भी अपना पास्ट याद आता है जब एक बार एक लड़के ने शादी के बाद भी उसके करीब आने की कोशिश की। हालांकि मारिया ने तब उसे मना भी कर दिया था, लेकिन उसके पति लियोन को लगा कि मारिया उसे धोखा दे रही है और उनमें लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे। एक दिन मारिया गुस्से में अपनी गाड़ी लेकर बाहर जाने लगी और रास्ते में उसे रियलाइज हुआ कि गाड़ी में पीछे उसकी बेटी एना भी थी जो कि उसकी गाड़ी में छिपकर आ गई और इसी डिस्ट्रैक्शन के बीच उसका एक्सीडेंट हो गया और माँ बेटी दोनों मारी गई। मारिया को अब सब कुछ याद आ चुका था। वो अपनी बेटी के लिए बहुत दुखी थी। तो वहीं जेम्स अकेले में केट से मिलता है और उसे समझाता है कैसे उसकी मौत के बाद वो बहुत अकेला हो गया था, इसीलिए उसकी बेस्ट फ्रेंड सैरा में उसे एक साथी नजर आया और उसने उससे शादी कर ली। लेकिन अब जब केट वापस आ गई है तो वो उसे भी नाराज नहीं देखना चाहता। केट भी समझ गई कि जेम्स इतना भी गलत नहीं है। जेम्स अब केट को लेकर लेक के किनारे बने घर पर ले जाता है। वो कहता है कि अब ये घर उसका और केट का होगा, वे दोनों यहाँ पर अकेले अच्छे से रह सकेंगे। वही जेम्स सैरा को पता नहीं चलने देगा कि केट के साथ उसका एक दूसरा घर भी है। केट भी इससे खुश थी और दोनों इतने सालों के बाद फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। दूसरी ओर ऑफिसर विक जो कि एक्सीडेंट में मरने के बाद फिर से उठ गया था, वो अब मारिया के पास जाता है जो कि अपनी बेटी की कब्र पर रोए जा रही थी। वो उसे वादा करता है कि वो उसकी बेटी को भी जिंदा कर देगा, उसे बस उसका साथ देना है। मारिया अब अपनी बेटी के लिए कुछ भी करने को तैयार थी और विक इसी का फायदा उठाता है। दूसरी ओर अब तक एक और मेंबर क्रिस्टी को अपना पास्ट याद आ रहा था, कैसे टाउन की लेक में उसे डुबाकर किसी ने जान से मार दिया था। सो क्रिस्टी अब जेम्स से भी कहती है कि वो उसके कातिल को ढूंढने में उसकी मदद करे क्योंकि उसे उसकी शक्ल अभी तक याद नहीं थी। तो वहीं अब तक बो के द्वारा जेम्स को ये भी पता चल गया कि एक पैट्रिक नाम का बूढ़ा आदमी भी है जो कि उनसे उस रात पीछे छूट गया था। सो जेम्स उसे अपने साथ लेने जाता है। अब शुरू में तो पैट्रिक इसके लिए मना भी करता है, मगर जेम्स की उसे ये बताने पर कि उसके जैसे और भी लोग उन्हीं के पास हैं जो कि मरकर जिंदा हुए, तो पैट्रिक फाइनली उसकी बात मान ही गया। पैट्रिक अब बाकी लोगों के पास आकर अपने उसी बॉक्स को तोड़ने लगता है जो कि उसने अपने पुराने घर से चुराया था। दूसरी ओर मारिया ने अब तक विक को अपने बाकी साथियों की लोकेशन बता दी क्योंकि विक ने उसे बदले में उसकी बेटी को रिवाइव करने का प्रॉमिस किया था।
लेकिन अब उनकी लोकेशन जानने के बाद विक अब मारिया को ही जान से मार देता है और यहाँ से रिवील होता है कि उसके इरादे तो कुछ और ही थे। जब से वो मरने के बाद फिर से रिवाइव हुआ, उसे कुछ ऐसा पता चला जिसकी वजह से वो उन सभी लोगों को मार डालेगा जो कि मरकर जिंदा हुए थे। मगर ऐसा क्यों, इसका राज कहानी में आगे खुलेगा। वहीं जेम्स और क्रिस्टी पुरानी न्यूज से पता करते हैं कि क्रिस्टी को मारने वाला उसका बॉयफ्रेंड ही था, जिसे कि बाद में 10 साल की सजा भी हुई और अब तो वो अपनी सजा पूरी करने के बाद बाहर निकल चुका है। सो क्रिस्टी जल्दी से उसका नंबर निकालकर उसे फोन करती है। उसके बॉयफ्रेंड की उम्र अब तक काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और उसे शुरू में हैरानी भी हुई कि क्रिस्टी तो मर गई थी। सो क्रिस्टी उसे सब कुछ साफ साफ बताने के लिए आज रात लेक पर मिलने को कहती है ताकि उससे आमने सामने बातें कर सके। सो शाम को अब क्रिस्टी का पुराना बॉयफ्रेंड उसे देखने आता है और उसे यकीन नहीं होता, ना सिर्फ क्रिस्टी अब तक जिंदा थी बल्कि उसकी उम्र भी पहले जितनी ही है। सो अब वो उसे रिवील करने लगता है कि उसने कभी क्रिस्टी को मारा ही नहीं था, बल्कि वो तो उसे बचाने ही आया था जब वो पानी में डूब रही थी। लेकिन पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी, उसने बेवजह में 10 साल जेल में बिताए और उसकी पूरी लाइफ खराब हो गई। हालांकि अब क्रिस्टी को जिंदा देख वो और गुस्से में था क्योंकि वो तो मरी भी नहीं थी। अब उसकी यही बातें सुनने के बाद क्रिस्टी को भी याद आता है कि उसे मारने वाला आदमी उसका बॉयफ्रेंड नहीं था बल्कि उसके हाथ पर एक टैटू बना हुआ था। सो अब उसे अपने रियल किलर को ढूंढना होगा जो कि उसकी मौत के बाद भी बच निकला और उसी के बॉयफ्रेंड को फंसा दिया। वहीं पैट्रिक अपने बॉक्स से एक ड्रेस और अपनी वसीयत निकालता है। दरअसल ये ड्रेस उसकी एक नौकर की थी जिसके साथ पैट्रिक का अफेयर चल रहा था, लेकिन चूंकि उस वक्त तक व्हाइट लोग ब्लैक लोगों के साथ नहीं रह सकते थे तो इसीलिए पैट्रिक की फैमिली को उसके अफेयर के बारे में पता चलते ही उन्होंने उसे जान से मार दिया। अब पैट्रिक अपने उसी नौकर का घर ढूंढने पर पता करता है कि वहीं टीनेजर बो जो कि अब तक उसका साथ दे रहा था वो भी असल में उसकी नौकर की फैमिली ट्री से ही है, क्योंकि उस वक्त पैट्रिक से वो औरत प्रेग्नेंट हो गई थी, यानी कि वो भी खुद पैट्रिक का ही वंशज है। अब पैट्रिक उसे यकीन दिलाता है कि उसकी सारी धन दौलत और जायदाद जो कि अभी उसके करंट वंशजों के पास है वो उसमें से उसे आधा हिस्सा भी दिलवा देगा। दूसरी ओर केट भी अब गिल्ट के चलते सैरा के सामने चली ही जाती है। शुरू में तो सैरा को भी यकीन नहीं हुआ कि केट वापस कैसे जिंदा हो गई और वो उसे गले भी लगाती है, मगर जल्द ही वो प्रॉब्लम शुरू हुई जिसके बारे में शुरू से केट डर रही थी। यहाँ सैरा और केट आपस में जेम्स के लिए लड़ने लगती है। केट गुस्से में थी कि सैरा उसकी दोस्त होने के बावजूद उसकी मौत के 1 साल के अंदर जेम्स से शादी कर ली, जबकि अब सैरा डर रही थी कि कहीं जेम्स केट के पास ना चला जाए। अब जेम्स दोनों को शांत करते हुए कहता है कि वो दोनों से बराबर प्यार करता है और वो किसी को नहीं छोड़ेगा। दूसरी ओर विक ने अब तक उन लोगों का ठिकाना ढूंढ लिया था जहाँ की मरने के बाद जिंदा हुए लोग रहते थे, और जेम्स जब उसे कन्फ्रंट भी करता है तो विक कहता है कि अभी जेम्स को अंदाजा तक नहीं है कि उनके यूनिवर्स पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जो भी लोग मरकर जिंदा हुए हैं उन्हें जल्द ही जान से मारना होगा वरना पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। यहाँ विक अब जेम्स को सारी सच्चाई बता पाता उसके पहले ही एलिशिया आकर उसकी बातों को काट देती है और टॉपिक बदल देती है, यानी कि डॉक्टर एलिशिया जेम्स समेत बाकी सबसे ऐसा कुछ छिपा रही है जो कि वो उन सब के बारे में पहले से जानती थी। यहाँ विक अब उनसे नजरें चुराकर पैट्रिक के पीछे उसे मारने भागने लगता है क्योंकि पैट्रिक भी मरकर जिंदा हुआ था। हालांकि इसी बीच खुद विक का पैर टूट गया। इसी दौरान जेम्स विक की गाड़ी में भी देखता है कि उसमें मारिया की बॉडी पड़ी थी, यानी कि उसने तो मारिया को ऑलरेडी जान से मार दिया। अब मामला सीरियस हो चुका था। सो जेम्स अपने साथी ऑफिसर क्रिस को सब कुछ बता ही देता है और वो उसे डॉक्टर एलिशिया की जानकारी निकलवाने को कहता है क्योंकि डॉक्टर एलिशिया ने ही विक को उसकी पूरी सच्चाई बताने से रोका था। वहीं घायल ऑफिसर विक जो कि जेम्स की कैद में था वो बाद में आए मेंबर जॉन से कहता है कि वे सब असल में मारे जा चुके हैं और अब उनका फिर से जिंदा होना नॉर्मल नहीं, सो उन्हें ही एक साथ मिलकर बाकी सबको मारना होगा वरना इसे इस यूनिवर्स का स्पेस टाइम बिगड़ने लगेगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। जॉन को अब उसकी बातें सही लगती है और वे अब मौका पाकर केट समेत बाकी सभी लोगों को पकड़कर अपनी गाड़ी में डालकर उस ब्रिज के पार ले जाने लगते हैं ताकि उसके पार जाते ही वे सब मारे जाएं। यहाँ जेम्स और डॉक्टर एलिशिया उनका पीछा भी कर रहे थे और बिल्कुल आखिरी वक्त पर जब विक केट को पकड़कर ब्रिज के पार ले जा रहा था कि जेम्स आकर उसे गोली मार देता है। यहाँ बाकी सब तो मरना ही नहीं चाहते थे तो खुद जॉन अकेला ही ब्रिज को पार करने लगता है ताकि कम से कम उसकी वजह से दुनिया तबाह ना हो।
हालांकि डॉक्टर एलिशा उसे भी रोक लेती है। वो असल में एक ऐसा रास्ता ढूंढना चाहती थी जिससे कि मरे हुए लोग जिंदा ही रहे और कोई गड़बड़ भी ना हो। जेम्स तुरंत भागकर हॉस्पिटल जाता है जहाँ की सैरा उसके बच्चे को जन्म दे रही थी और सैरा फाइनली एक हेल्दी बेबी गर्ल को जन्म देती है। हालांकि इसी बीच सैरा की खुद की हालत बहुत खराब हो गई, सो डॉक्टर्स उसका ऑपरेशन करने लगते हैं। अब कुछ घंटों बाद डॉक्टर्स जेम्स को रिवील भी करते हैं कि उनके ऑपरेशन के दौरान सैरा ने कुछ देर के लिए दम तोड़ दिया था, मगर अजीब कारणों से उसमें फिर से सांसें आने लगी। अब ये सुनकर जेम्स को लगा कि ये तो नॉर्मल ही होगा, मगर असल में सैरा भी मरकर दोबारा रिजरेक्ट हुई थी। तभी जेम्स के पास उसके साथी क्रिस का फोन आता है, जिसे कि उसने पहले डॉक्टर एलिशा की डिटेल्स निकालने को कहा था। और क्रिस अब डॉक्टर के बारे में उसे बेहद ही हैरानी वाली बातें रिवील करता है। उसके अनुसार खुद डॉक्टर एलिशा भी 4 साल पहले मर चुकी थी, यानी कि डॉक्टर एलिशा भी खुद मरकर रिजरेक्ट हुई थी, और वो भी पूरे 4 साल पहले। उसने इसके बारे में किसी को नहीं बताया। इसका ये भी मतलब था कि उसे इन सभी लोगों के बारे में कुछ न कुछ पहले से पता था कि वे कैसे जिंदा हो गए। अब जेम्स ये जानने के बाद अभी एलिशा के पास जाना चाहता था, मगर उसे तो अभी अपने बच्चे के खातिर हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ेगा। वहीं उसकी पत्नी सैरा, जो कि ऑपरेशन के दौरान मरकर जिंदा हुई थी, वो भी अब अजीब तरह से बिहेव करने लगती है, जैसा कि हर किसी के साथ हुआ था। यहाँ सैरा को भी विक की तरह अपने आप पता चल जाता है कि उसे दुनिया को बचाने के लिए हर उस इंसान को मारना पड़ेगा जो कि मरकर जिंदा हुए हैं। पहले ऑफिसर विक और अब सैरा दोनों को फिर से जिंदा होने के बाद खुद से ये कैसे पता चल गया कि उन्हें नेचुरल साइकिल को सही रखने के लिए उन सभी लोगों को मारना होगा। ये बहुत बड़ा राज है जो कि हमें आगे पता चलेगा। जेम्स अब अगले ही दिन एलिशा से मिलने पहुंचता है, लेकिन उसे बाकी के लोग रिवील करते हैं कि डॉक्टर तो रात को ही अपना सामान लेकर भाग गई। जेम्स को उस पर शक होते ही वो यहाँ से निकल गई। वे ये भी नोटिस करते हैं कि पहले जो बाउंड्री उनके टाउन के बाहर थी, जिसकी कि वे पार नहीं जा सकते थे, वो बाउंड्री अब दिन ब दिन छोटी होती जा रही है। तो उन्हें जल्द से जल्द कुछ तो करना होगा, वरना तो ये बाउंड्री कम होते होते एक दिन वे सभी मारे जाएंगे। दूसरी ओर एक साइंटिस्ट हेसन एलिशा को ढूंढते हुए इसी टाउन में आती है। अब जॉन, जो कि एलिशा को जानता था, ये जानने के बाद डॉक्टर हेसन उसे अपने साथ अपनी फैसिलिटी में ले गई और यहाँ पर हेसन उसे रिवील करती है कि उनकी कंपनी के ही साथ मिलकर डॉक्टर एलिशा ने वो एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिससे कि इस टाउन के 6 से ज्यादा लोग मरकर जिंदा हो गए। लेकिन वो पिछले कई महीनों से उनसे बातें नहीं कर रही, तो उन्हें कैसे भी कर डॉक्टर एलिशा तक पहुंचना है ताकि वे उससे अपने एक्सपेरिमेंट्स की रिपोर्ट्स ले सके। जॉन समझ चुका था कि इसी प्राइवेट कंपनी के एक्सपेरिमेंट्स की वजह से उनके टाउन में ये सब हो रहा है। वहीं पैट्रिक, जो कि अपने दूसरे वंशज बो की फैमिली के लिए अपनी आधी प्रॉपर्टी उसे देना चाहता था, वो ऐसा करने में कामयाब हो जाता है क्योंकि उसे अपने पुराने सामान से अपनी जायदाद की वसीयत मिल गई। बो की फैमिली भी इसे जानकर बहुत खुश थी। दूसरी ओर यहाँ से थोड़ी ही दूर एक ऑयल मशीनरी पर बो का पिता फिल काम कर रहा था कि तभी वहां पर एक लीकेज होने से धमाका हो गया, और जैसा कि विक और सैरा के साथ हुआ था, फिल भी मरकर वापस जिंदा हो गया। उसका भी सैरा और विक की तरह एक ही मकसद था, जो भी लोग मरकर जिंदा हुए हैं वो उन सभी को फिर से मारकर यूनिवर्स का बैलेंस बनाए रखे। वहीं जब जेम्स अपनी पत्नी सैरा के साथ घर पर ही था कि सरप्राइजिंगली एलिशा खुद ही उसके पास आ जाती है। उसे पता चल गया था कि उसकी साइंस लैब की कोवर्कर डॉक्टर हेसन जॉन को फैसिलिटी में ले गई और वो उसे उनके एक्सपेरिमेंट्स की सारी डिटेल्स ले लेगी। अब जेम्स उसका साथ देने से पहले उसे सारी सच्चाई जानना चाहता था और एलिशा अब उसे सब कुछ शुरू से बताने लगती है। वो असल में 4 साल पहले एक एक्सीडेंट में मारी गई थी, मगर अचानक से ऐसा होते ही उसके पैरेलल वर्जन की चेतना इस यूनिवर्स की एलिशिया में आ गई, यानी कि ये है तो एलिशिया ही, मगर ये किसी और यूनिवर्स में थी। और जब इस यूनिवर्स की असली एलिशिया मारी गई तो किसी यूनिवर्सल ग्लिच के चलते दूसरी यूनिवर्स की एलिशिया की चेतना यहाँ की एलिशिया की बॉडी में आ गई और वो फिर से जाग गई। अब एलिशिया जानना चाहती थी कि उसके साथ ऐसा कैसे हुआ और वो आगे चलकर इसी पर एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। इसी दौरान उसे डॉक्टर हेसन भी मिली और उसकी साइंस कंपनी के पास ढेर सारे रिसोर्सेज और बहुत सारे पैसे थे। सो एलिशिया ने उन्हें सच बता दिया और ऑफर रखा कि अगर वो उसके एक्सपेरिमेंट्स पूरा करने में उसकी मदद करे तो वे ये जान पाएंगे कि मरे हुए लोग फिर से कैसे जिंदा हो सकते हैं। अब हेसन और उसकी कंपनी इसके लिए बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि अगर उनका ये एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा
तो वे हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। हर बार मरने के बाद उन्हें रिवाइव किया जा सकेगा। बेशक से उनमें उनके पैरेलल वर्जन की चेतना आ जाएगी, मगर वे रहेंगे तो इसी यूनिवर्स में। और थोड़े समय के बाद उनमें उनके यहाँ के वर्जन की भी मेमोरी मर्ज हो जाएगी, जैसे कि यहाँ के सभी लोगों के साथ हुआ था जब वे मरकर यहाँ पर उठे। तो चूंकि वे पैरेलल यूनिवर्स से थे, ऐसे यूनिवर्सेस जिनमें उनकी मौत कभी हुई ही नहीं, इसलिए उन्हें शुरू में इस यूनिवर्स का कुछ भी याद नहीं था। मगर समय के साथ उन्हें अपने इस यूनिवर्स के अपने यहाँ के वर्जन्स की लाइफ याद आने लगी और उन्हें ये एहसास भी नहीं हुआ कि वे असल में इस यूनिवर्स से बिलोंग ही नहीं करते। उस रात वो एक्सपेरिमेंट डॉक्टर एलिशिया ने ही किया था जब वे सभी मरकर जिंदा हुए थे। लेकिन जब उसे डॉक्टर हेसन के इरादों को पता चला कि वे तो उसके एक्सपेरिमेंट से अमर होना चाहते हैं और हर बार उनके एक्सपेरिमेंट से पैरेलल वर्जन में उनके दूसरे वर्जन्स की जान चली जाती है, तो एलिशिया उसी दिन से उनसे छिप गई। यहाँ से अब ये भी साफ हो गया कि पहले विक, बाद में सेरा और अब फिल, वे सभी भी मरकर उठे थे। मगर वे ये क्यों सोचने लगे कि उन्हें बाकी जिंदा हुए लोगों को फिर से मारना है, क्योंकि उनमें कुछ हद तक उनके रियल यूनिवर्स की यादें रह गई थी। इसी कारण वे समझ भी गए कि ये उनका रियल यूनिवर्स नहीं है और अगर यहाँ पर ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स होते रहे तो इस यूनिवर्स का स्पेस टाइम फेल होने लगेगा और सब कुछ आखिरकार खत्म हो जाएगा। सो पूरी दुनिया के लिए ठीक यही रहेगा कि जो लोग मर चुके हैं उन्हें वैसा ही रखा जाए। हालांकि अब जेम्स को डॉक्टर एलिशा पर पूरा भरोसा नहीं था, तो वो उसे अपने घर पर बांध देता है। तो वहीं सेरा अब फिल से कांटेक्ट करती है और वे एक साथ मिलकर प्लान बनाते हैं कि उन्हें कैसे भी करके पहले डॉक्टर एलिशा को ही मारना पड़ेगा। अगर वो जीवित रही तो उसके एक्सपेरिमेंट से ऐसे ही मरे हुए लोग जागते रहेंगे। तो वहीं अब तक जॉन ने डॉक्टर एलिशा को छुड़ा लिया था, क्योंकि उसे पता था कि डॉक्टर से जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ। लेकिन अब जब एलिशा वहाँ से जंगल से भागी रही थी कि उसे रास्ते में फिल मिल जाता है जो कि उसे ही मारने आया था। एलिशा उसे बचकर भागते हुए जेम्स को फोन कर मदद भी बुलाने की कोशिश करती है, मगर अब तक बहुत देर हो चुकी थी और फिल उसे पकड़कर जान से मार ही देता है। यहाँ से फिल सीधा सेरा के घर गया, क्योंकि पुलिस ऑफिसर जेम्स का घर होने से किसी को यहाँ पर शक भी नहीं होगा। और फिल खुद को साफ कर अपने कपड़े वहीं छिपा देता है। वो सेरा को भी कहता है कि अब उन्हें एक एक कर फिर से जिंदा हुए सभी लोगों को जान से मारना होगा, और सेरा भी इसके लिए तैयार ही थी। तो वहीं लेक हाउस में हर कोई डर चुका था। वे जानते थे कि डॉक्टर एलिशा को मारने के बाद कोई उन्हें भी मार सकता है, और अभी तो उन्हें सिर्फ डॉक्टर हेसन पर ही शक था, क्योंकि एक वही थी जो कि डॉक्टर एलिशा को ढूंढ रही थी। सब ऑफिसर जेम्स अगले ही दिन डॉक्टर हेसन को भी पूछताछ के लिए बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या उसी ने डॉक्टर एलिशा को मरवा दिया। मगर डॉक्टर हेसन उसे रिवील करती है कि वे ऐसा भला क्यों ही करेंगे। डॉक्टर एलिशा के पास उनके पूरे एक्सपेरिमेंट की रिपोर्ट्स थी और अब तो उसकी मौत के बाद वे भी जाती रही। यहाँ से डॉक्टर हेसन जेम्स को उसकी मदद करने को भी कहती है। उसे अब तक पता चल चुका था कि जो भी लोग मरकर जिंदा हुए उन सभी की बाउंड्री टाउन से लगातार कम होती जा रही है। सो डॉक्टर हेसन के अनुसार अगर जेम्स डॉक्टर एलिशा की एक्सपेरिमेंट्स की फाइल्स उसे ढूंढ कर दे दे तो वो फिर से एक्सपेरिमेंट्स कर उस बाउंड्री को और आगे बढ़ा देगी। इसी जेम्स की पत्नी केट समेत सभी लोग जो कि मरकर जिंदा हुए थे वे सभी फिर से सेफ हो जाएंगे। हालांकि अभी के लिए जेम्स ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि क्या पता डॉक्टर हेसन उस एक्सपेरिमेंट के बाद और क्या गलत कर दे। हालांकि जॉन जेम्स से छिपकर डॉक्टर एलिशा की फाइल चुरा ही लाया और वो इसे डॉक्टर हेसन को दे देता है। दरअसल डॉक्टर हेसन ने पहले ही अकेले में जॉन से बात कर उसे अपनी ओर कर लिया था। डॉक्टर हेसन अब एलिशा के एक्सपेरिमेंट्स को टेस्ट करने लगती है, कैसे वे एक स्पेशल वाइब्रेशन से मल्टीवर्स में पोर्टल खोल देंगे और उसे मरे हुए आदमी में उसके पैरेलल वर्जन की चेतना आ जाएगी और वो खुद अपने रियल यूनिवर्स में मरकर यहाँ जाग जाएगा। दूसरी ओर अब तक क्रिस्टी को फाइनली याद आ चुका था कि उसे उस रात किसने मारा था। ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी का दोस्त पीट था, क्योंकि क्रिस्टी उसे छोड़कर किसी और से प्यार करने लगी। पीट असल में ऑफिसर क्रिस का ही भाई था। सो अब सब कुछ याद आने के बाद क्रिस्टी गुस्से में उसके घर जाकर चिल्लाने लगती है कि पीट ने उसे जान से मार दिया और फिर उसके बॉयफ्रेंड को फंसा दिया, जिस बेचारे की पूरी लाइफ तबाह हो गई। अब क्रिस नीचे आकर क्रिस्टी को शांत करते हुए बताता है कि पीट को अपने किए की सजा ऑलरेडी मिल चुकी है। वो पिछले 15 सालों से पैरालाइज होकर व्हील चेयर पर रहता है, उसे तो अब कुछ याद भी नहीं। हालांकि क्रिस्टी अभी भी गुस्सा थी कि पीट ने सिर्फ अपनी ईगो के लिए 2 लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन क्रिस उसे यकीन दिलाता है कि पीट को तो ऑलरेडी सजा मिल चुकी है और वो भी जेल होने से कहीं ज्यादा बदतर। तो अब क्रिस्टी को भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। दूसरी ओर फिल सेरा पर गुस्सा था कि वो अपना मिशन पूरा नहीं कर पा रही। उन्हें एक एक कर सभी जिंदा हुए लोगों को फिर
फिर से मारना होगा। तो अब सेरा आज गन लेकर पैट्रिक को मारने निकल जाती है। वहीं पैट्रिक, जिसने जागने के बाद अपनी गलती सुधार ली थी, उसने अपने वंशज बो को अपना आधा हक दे दिया कि तभी पैट्रिक के सिर में गोली लगती है और वो वहीं मारा गया। बो उसके लिए बहुत दुखी था, जबकि दूर खड़ी सेरा भी नर्वस थी क्योंकि उसने पहली बार किसी और की जान ली थी। वो सुबह होते ही गिल्ट के चलते पैट्रिक के स्टैचू के सामने भी जाती है क्योंकि उसे अपने मिशन को पूरा करने के लिए ऐसा करना ही पड़ा। और अब तो बस थोड़े बहुत ही लोग बचे हैं जो कि मरकर जिंदा हुए। वहीं बो पैट्रिक के पास सुबह तक बैठा रहता है। पैट्रिक, जिसने दोबारा जिंदा होने के बाद अपना काम पूरा कर लिया, जबकि जेम्स अब ये जानने के बाद कि किसी ने पैट्रिक को भी मार दिया, वो बाकी लोगों से कहता है कि उन्हें सतर्क होकर कहीं और छिपना होगा। कोई ऐसा तो जरूर है जो कि उन्हें ही मार रहा है। दूसरी ओर अब तक डॉक्टर हेसन ने उस एक्सपेरिमेंट की पूरी तैयारी कर ली थी जिससे कि वो इन लोगों की टाउन वाली बाउंड्री को फिर से आगे बढ़ा पाएगी। सो वे अब शाम होते ही उसी ग्रेवयार्ड में जाकर अपने एक्सपेरिमेंट शुरू करने लगते हैं कि तभी उनके पास 3 और लोग आते हैं जो कि रिवील करते हैं कि उन्हें मारने वाले कोई और नहीं बल्कि फिल और सेरा ही थे, जो कि अभी भी उनका पीछा कर रहे हैं। और तभी फिल आकर उनसे लड़ने लगता है। वहीं केट, जो कि उनसे बचकर भाग रही थी, वो नोटिस भी करती है कि उनकी टाउन वाली बाउंड्री अब और ज्यादा छोटी हो गई। अब तक सेरा भी उसे मारने आ चुकी थी, लेकिन पीछे से जेम्स आकर उसे रोकने को कहता है। वो पूछे जा रहा था कि सेरा ये सब क्यों कर रही है कि पीछे से फिल आकर अब जेम्स पर टूट पड़ता है ताकि सेरा केट को जान से मार सके। यहाँ सेरा अब बड़ी आसानी से केट को गोली मार सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि वो उसके अपने यूनिवर्स में भी जेम्स और केट की ही काफी अच्छी दोस्त थी। अब सेरा को ऐसे रुके हुए देख फिल खुद ही उसे गोली मार देता है क्योंकि सेरा खुद भी मरकर वापस जिंदा हुई थी। केट और जेम्स सेरा को बचाने की भी कोशिश करते हैं मगर वे कुछ नहीं कर पाए और सेरा ने दम तोड़ ही दिया। दूसरी ओर हेसन अब अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा करते हुए उस इनविजिबल बाउंड्री को एक्सटेंड कर ही देती है, यानी कि अब केट, जॉन, क्रिस्टी और चार्ली ये तीनों फिर से नॉर्मली रह पाएंगे। हालांकि उन्हें अब तक ये अंदाजा नहीं था कि उन्होंने ये दूसरा एक्सपेरिमेंट पूरा करके कितनी बड़ी गलती कर दी। फिल जेम्स को रिवील भी करता है कि वो असल में इस यूनिवर्स का है ही नहीं बल्कि दूसरे पैरेलल यूनिवर्स का फिल है, जिसे कि पता चला कि अगर यहाँ मरे हुए लोगों में उनके पैरेलल वर्जन्स आते रहे तो उनकी ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। मल्टीवर्स में ट्रेवल करना कहीं से भी नेचुरल नहीं है और उन सभी को इस यूनिवर्स का स्पेस टाइम कभी नहीं स्वीकारेगा। वे टीवी न्यूज में भी देखते हैं कि अब अचानक से पूरी दुनिया भर में अलग अलग आपदाएं आने लगी। चारों ओर आग लगना शुरू हो चुकी थी, यानी कि जब शुरू में मरे हुए लोग जिंदा भी हो गए तो यूनिवर्स उस बाउंड्री को घटाता रहा जिससे कि वे अपने आप मारे जाएं और यूनिवर्स के स्पेस टाइम का बैलेंस फिर से पहले जैसा हो जाए। लेकिन डॉक्टर हेसन ने दोबारा एक्सपेरिमेंट्स कर उस बाउंड्री को ही हटा दिया जिससे कि अब पूरा यूनिवर्स ही क्रम्बल करने लगा है। ये सब देखकर जेम्स भी समझ चुका था कि अगर उन्हें पूरी दुनिया को बचाना है तो जो भी लोग मरकर जिंदा हुए थे उन्हें फिर से मारना पड़ेगा। पहले ऑफिसर विक, फिर फिल और आखिर में सेरा। वे असल में गलत नहीं थे, वे तो बस इस यूनिवर्स को बचा रहे थे। उन्हें इस यूनिवर्स में आते ही पता चल गया कि ये सब नेचुरल नहीं है। अब आखिर में जेम्स, केट और बाकी लोगों को सब सच बता देता है और उनसे यूनिवर्स को बचाने को कहता है, जिसके लिए उन्हें अपनी इस नई लाइफ को गंवाना पड़ेगा। वे भी समझ गए कि जेम्स सच कह रहा है। पूरी दुनिया में हर ओर तबाही आनी शुरू हो गई और एक भयंकर आग उनके इस टाउन की ओर ही बढ़ रही है जो कि जल्द ही सब कुछ नष्ट कर देगी। उनकी वजह से हर कोई मारा जाएगा। हालांकि ऑफिसर क्रिस उन्हें रुकने को भी कहता है मगर अब तक सबने फैसला कर लिया था कि वे नेचर के खिलाफ नहीं जा सकते। वे सभी अब आग के पास जाते ही एक एक कर फिर से डिकम्पोज होने लगते हैं। क्रिस रोते हुए देखता है कि जैसे हुए मरे हुए लोग फिर से डिकम्पोज हो गए। अचानक से आसमान गरजने लगा और एक तेज बारिश होने से सारी जंगली आग फिर से बुझने लगी। अब तक पूरी दुनिया फिर से नॉर्मल होने लगी थी क्योंकि अब सब कुछ पहले जैसा हो चुका था। आखिर में जेम्स अब अकेला ही अपनी बेटी के पास बचा। सेरा को तो फिल ने मार दिया था तो बाद में केट को भी अपना सैक्रिफाइस देना पड़ा और जेम्स आखिर में अकेला अपनी बेटी के साथ इस टाउन को हमेशा के लिए छोड़कर दूर शहर में अपने पेरेंट्स के पास चला गया। अब वो उन्हीं के पास रहकर अपनी बेटी को पालेगा। उन्हें दुनिया को बचाने के लिए ये कीमत तो चुकानी ही थी। और इसी होपफुल एंडिंग के साथ ये पूरी सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो सीरीज कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स में बताते जाएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए। थैंक यू।